हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड पेपर में लास्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। ये यूनिट जो है वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट में से आपके एक बड़ा प्रश्न, दो छोटे प्रश्न और है ना, ये तो बनते ही हैं। अब इसी के साथ में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में विशेष राजस्थान राज्य में शैक्षिक प्रबंधन, प्रत्येक संगठन में उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करना आवश्यक है। इस संगठन में अपनी व्यवस्था के लिए निश्चित कानूनों का निर्माण करता है, जो कि संगठन में कार्य करने के निर्देश, दिशा, मार्गदर्शक एवं कार्यों को बिना किसी बाधा के सुविधाजनक पूर्ण करने की संभावना भी होती है। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया है, जिस कारण शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार के साथ साथ प्रत्येक राज्य सरकारों भी अपने अनुरूप करती है। राज्यों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग तथा शिक्षा संहिता का निर्माण किया गया है। एजुकेशनल कोड, शिक्षा संहिता मतलब एजुकेशनल कोड का निर्माण किया गया है। ये शिक्षा विधान राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था चलाने के लिए मार्गदर्शिका स्वरूप होता है, जो कि संपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित करता है। राजस्थान में प्रथम बार राजस्थान शिक्षा संहिता का अंग्रेजी में प्रकाशन सन 1957 में किया गया। इसके पश्चात शिक्षा विभाग राजस्थान के संयुक्त निर्देशक चतर सिंह मेहता ने सन 1984 में राजस्थान शिक्षा नियम संहिता ग्रंथ को हिंदी भाषा के 2 खंडों में प्रकाशित करवाया। राजस्थान शिक्षा नियम संहिता की विशेषता, इस संहिता के विविध अध्यायों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को अनेक वर्ग एवं स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय में किसी बिंदु को आधार बनाकर नियम व्यवस्था दी गई है, जिसका प्रत्येक शैक्षणिक संस्था तथा शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए पालन करना आवश्यक है। इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो सर्वमान्य हैं, जो अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में लागू हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति आ गई है, जिसमें तो अभी नियमित जो कार्यरत है वो भी कितने ही चेंजेस कर दिए गए हैं, लेकिन ये पुराना है तो हमें अध्ययन तो करना ही है। इसके अंतर्गत है कि राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं से संबंधित नियम सरकार के आदेश संख्या F21 B दिनांक 3/13/57 में प्रदत्त स्वीकृत के अनुसार जारी किए जा रहे हैं। इन नियमों में सामूहिक रूप से राजस्थान एजुकेशन कोड के नाम से पुकारा जाएगा। इस कोड में परिशिष्ट इसकी संहिता सहित गिन सकेंगे और कोड भी उसी भांति प्रभावशाली होगा। इसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत फर्स्ट है विभाग। विभाग से तात्पर्य शिक्षा विभाग राजस्थान से है, जो शिक्षा निर्देशक के अधीन नियंत्रण में है। इस स्नातक एवं अधिस्नातक स्तर माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं, जो कि शिक्षा सचिव के नियंत्रण में है। निर्देशक, निर्देशक से तात्पर्य शिक्षा निर्देशक राजस्थान से है और उप निर्देशक से तात्पर्य राज्य में शिक्षा उप निर्देशक से है। विभिन्न स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग शिक्षा निर्देशक और उप निर्देशक शिक्षा है। अभिभावक, अभिभावक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो छात्र की देखभाल, सदाचार की बातें सिखाता है और उसका दायित्व निर्वाह करता है। छात्रावास, ठीक है, इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी है।
इसके साथ में निरीक्षक, निरीक्षक से तात्पर्य राज्य में जिला शिक्षा अधिकारी से है। व्यवस्थापक, व्यवस्थापक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संस्था पर वित्तीय और सामान्य नियंत्रण रखता है। पब्लिक स्कूल से तात्पर्य उस विद्यालय से है जो इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति धनराशि होती है जो छात्रों को सहायता दी जाती है। स्कूल मीटिंग, स्कूल मीटिंग से तात्पर्य शिक्षा देने के उस लगातार अवधि से है जिसमें प्रारंभ में विद्यालय की उपस्थिति ली जाती है और माध्यमिक विद्यालयों में 2 मीटिंग होती है। जैसे अटेंडेंस होती है, ये वो वोकैबुलरी बता रही हूँ जो विद्यालय ने गाइडलाइन जारी की गई है ना, कि ये तो चीजें एक स्कूल में कम से कम होनी ही चाहिए। माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय से तात्पर्य उन संस्था से है जिनका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षा को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा देना है। उनमें वे संस्थाएं भी सम्मिलित हैं जो कि इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर है सत्र, सत्र से तात्पर्य 12 मास की अवधि से जिसमें नई कक्षाएं बनाने के लिए विद्यालय शिक्षण कार्य को खुले रहते हैं। इट मीन्स वर्किंग डे निकाले जाते हैं। एजुकेशनल टाइम क्या होता है, जुलाई से जून तक होता है ना। 15 जून को स्कूलें ऑफ हो जाती हैं, तो ये एजुकेशनल ईयर होता है। फिर है अवधि, अवधि टर्म से तात्पर्य लगातार काम करने की उस इकाई से जिसमें शिक्षण सत्र विभाजित किया जाता है। शिक्षण सत्र विभाजित करने से क्या मतलब है कि अभी जैसे अभी तो लॉकडाउन है तो स्कूल नहीं चल रहे, बाकी जुलाई अगस्त में क्या होता है, इनके फर्स्ट टेस्ट हो जाते हैं, फिर इनके दिवाली के टाइम तक इनके हाफ ईयरली हो जाते हैं। इट मीन्स इनको इस तरीके से विभाजित करना कि किस समय में एक, क्योंकि इससे ही विद्यालय का टाइम टेबल निर्धारित होगा, समय सारणी बनेगी, फिर इंचार्ज बनेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए पहले इन सारी चीजों को निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। फिर वो मॉडल स्कूल है क्या, कि जो अध्यापन में प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए शिक्षण संस्थाओं में संलग्न होते हैं। फिर है प्राथमिक विद्यालय, इसमें वे विद्यालय सम्मिलित हैं जो पहली से पूरी 5वीं कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, और दूसरी शिशु विद्यालय जो पहली से दूसरी या अधिकांश कक्षाओं, कुछ इससे अधिकांश कक्षाओं को मतलब वो 5वीं तक नहीं होती हैं। इसके साथ में ही उप निर्देशक भी होता है जो इसी संस्थाओं में विशेष तौर पर सरकार द्वारा कुछ अधीन रखी गई हों तथा शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा कार्यालय के 1 वर्ष से कम 2 बार निरीक्षण करने के अतिरिक्त वे अपने क्षेत्र के अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं का निरीक्षण वर्ष में 1 बार अवश्य करें ताकि शिक्षा की प्रगति एवं अन्य निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के बारे में जानकारी रख सके। फिर है जिला, इसके कुछ कार्य भी हैं। इसके कार्य हैं, पर्यवेक्षक एक निरीक्षक को 15 भ्रमण दिवस एवं 25 रात्रि विश्राम निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सत्र के लिए अपना यात्रा कार्यक्रम, जो TADA बनते हैं वो इसी से बनते हैं। प्रत्येक सत्र के लिए अपने, अभी जो आपकी इंटर्नशिप होगी उस इंटर्नशिप में आप सारे परफॉर्मेंस जानोगे कि कौन कौन से परफॉर्मेंस कौन कौन से लेवल पर भरे जाते हैं। इसके लिए आपके पास एक अलग से डायरी भी होगी। उस डायरी में आप इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करोगे और इसकी डिटेलिंग भी लिखोगे। इन शॉर्ट अभी बता रही हूँ कि प्रत्येक सत्र के लिए अपना यात्रा कार्यक्रम समय से पहले ही बना लेना और हम निर्देशक की स्वीकृति भी लेना आवश्यक होता है। अपना निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मासिक प्रतिवेदन निरीक्षक को भेजना, कौन भेजता है, उप निर्देशक भेजता है, निर्देशक को भेजता है। प्रत्येक वर्ष जून माह में अपने अधीनस्थ कार्यालय में शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन एवं एक वार्षिक प्रतिवेदन को भेजा जाता है। ये ईयर वाइज अपनी प्रतिवेदन एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में एजुकेशन से संबंधित कितनी फैसिलिटी दी गई हैं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, सबका निर्धारण करता है। फिर उससे नीचे होता है जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक
विद्यालयों में निरीक्षण परीक्षण के लिए सामान्यतया उत्तरदायी रहना। अपने अधीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य पर नियंत्रण रखना और निरीक्षण करना। अपने क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा निर्देशक और उप निर्देशक की सहायता करना। ये सारे कार्य किसके बोल रही हूँ? जिला शिक्षा अधिकारी के छात्र छात्रा के संबंध में जो कर्तव्य एवं अधिकार हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। फिर है जिले में 20 माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय का वर्ष में एक बार विस्तृत परीक्षण तथा 3% उच्च प्राथमिक विद्यालयों का लघु निरीक्षण करना चाहिए। वर्ष में निरीक्षण 60 दिन और 30 रात्रि विश्राम हेतु यात्रा पर रहना। वर्ष में निरीक्षण की योजनाएं बनाना, उसे मंडल अधिकारी को स्वीकृत करने के लिए भेजना। प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को खोलने एवं बंद करने के बारे में मंडल अधिकारी को अपनी टिप्पणी भेजना। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन की जांच करना, उस पर टिप्पणी लिखना। शैक्षिक सत्र में अपने अधीनस्थ संस्थाओं का व्यापक संक्रमण रोग तथा अन्य कारणों से 3 दिवस तक का विशिष्ट अवकाश घोषित करना। जैसे अभी भी देखो हर जगह पर स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग रूल बनाना, क्योंकि ये काल कौन सा है? कोविड है ना अभी, तो उसमें क्या है, हर स्टेट में अपनी जैसे अभी गुजरात में ऑनलाइन क्लासें भी बंद कर दी गई है कि बच्चे 3 घंटे तक मोबाइल देख रहे हैं। तो ये उस स्टेट ने अपने जो है वो अपने नियम बनाए हैं और उनके साथ उन्हें फॉलो भी करवा रहे हैं। तो स्टेट वाइज जो है वो सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची रखना तथा उन्हें संपूर्ण आंकड़े रखना। प्रतिवर्ष अप्रैल से जुलाई माह के नियमों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना। ये सारे कार्य जो हैं वो उप निर्देशक जिला शिक्षा अधिकारी के हैं। अब है उप निर्देशक। उप निर्देशक शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर रहना होगा एवं जिसके अधिकार एवं कर्तव्य हैं कि शिक्षा में सुधार एवं विस्तार की योजनाएं तैयार करना, ऐसी योजनाओं कार्यों का एक अभिलेख तैयार करना जो वार्षिक योजना को क्रियान्वित करने वाली हो, और एजेंसियां और आवश्यक समसामयिक वितरण पत्र एवं सूचनाएं मंगवाना कि अभी कौन सी इन्फॉर्मेशन मंगाई है, कभी कौन सी इन्फॉर्मेशन मंगाई है। आजकल ये काम भी क्या ऑनलाइन होता है, जो शाला पोर्टल है उस पर विभिन्न तरीके की जानकारी जो है इसमें जिला उप निर्देशक मांग सकता है। इसमें योजनाओं से संबंधित आधारभूत शिक्षणात्मक आंकड़े व अन्य सूचना तैयार की जाती है। फिर है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। इसके कार्य हैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में नियुक्त स्थानांतरण, पदोन्नत, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अन्य कार्यों के अतिरिक्त जो विधि द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ही दिए गए हैं वे समस्त कार्य करेंगे जो जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए करते हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं रहेंगे। क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना। स्वयं के कार्यालय का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करना तथा अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का भी वर्ष में 2 बार निरीक्षण करना। उसके बाद होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य अपने छात्र शिक्षकों के व्यक्तित्व निर्माण तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। अपने अधीनस्थ अध्यापकों तथा छात्रावास अधीक्षकों को अपनी शक्तियों, सोपानों की उचित जानकारी देता है। संस्था में बालचर, बाल श्रम, बाल समाज सेवा, वाद विवाद, नाटक, निर्देशन, उत्सव आदि का आयोजन तथा ऐसे सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देता है। विद्यालय विषय विभागीय शिक्षा या विश्वविद्यालय परीक्षा को उस वर्ष के स्तर के समान परीक्षा परिणाम रखता है। प्रधानाचार्य द्वारा संस्था के प्रत्येक अध्यापक, व्याख्याता, प्राध्यापक एवं अध्यापन, शारीरिक शिक्षक एवं को करिकुलम एक्टिविटी
वर्ष में 2 बार पर्यवेक्षण भी करता है। स्वयं के कार्यों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करता है। प्रायोगिक विकासात्मक योजनाओं का शोधन, रचनात्मक लेखन, पत्र वाचन, गोष्ठियाँ, वातावरण, सेवारत प्रशिक्षण, व्यावसायिक योग्यता, अनुशासन, मार्गदर्शन, मार्ग सेवा कार्यक्रम आदि में भी 3 प्रवृत्तियों में भाग लेता है ना। अब है उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है वो प्रधान के क्या क्या कार्य होते हैं। शिक्षा एक शैक्षिक कार्य के लिए वर्ष में 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करना है। वे इन अवकाशों की पूर्ण सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को देंगे। अपने छात्रों के कल्याण तथा अपने अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम भी बढ़ाएंगे। अपने छात्रों के कल्याण तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बढ़ाएंगे। अपने अधीनस्थ अध्यापकों एवं छात्रावास अधीक्षकों को अपनी शक्तियों सोपानों को उचित समझेंगे। विद्यालय की प्रवृत्तियों में अभिभावक तथा नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ संपर्क बनाने के लिए अभिभावक अध्यापक संघ बनाते हैं, है ना। एक ये चीज आपको वाइवा में भी पूछी जाती है कि पीटीएम क्या है और एसएमसी क्या है। एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कौन बनाता है, प्रधानाध्यापक बनाता है, और ये हर स्कूल की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। कक्षा 10 से 12 का उस वर्ग के औसत स्तर पर कम परीक्षा परिणाम नहीं रखना चाहिए। विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक का अध्यापन लिखित एवं शैक्षिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। स्वयं के कार्यालय का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि वर्ष में 2 बार निरीक्षण सभी स्टेज पर आपने देखा होगा। ये लाइन कॉमन बोल रही हूँ क्योंकि सभी स्कूलों में ये अनिवार्य किया जाता है। फिर है प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान। इनके भी वही सेम काम रहते हैं जो आपको अभी मैंने माध्यमिक स्तर के बताए थे। अब है राजस्थान में शिक्षा प्रशासन के ढांचे का स्वरूप, है ना। संगठन कैसा है, उसका ढांचा कैसा है। सबसे पहली स्टेज इसमें आती है कि इसमें 3 स्टेज दे रखी हैं, उसमें अन्य कार्य भी दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट है प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर, ठीक है। अब ये बीकानेर में ही सबसे पहले क्यों बनाया गया है, क्योंकि वैदिक काल में कहा जाता है कि बीकानेर में सरस्वती नदी बहती थी और इसको पावन एवं उच्च नगरी मानते हुए बीकानेर में जो है प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की सबसे पहले स्थापना की गई थी, है ना। अब इसके आगे है राजस्थान में परामर्शदात्री परिषदें। इसमें पहली परिषद है राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल। इन मंडल का महत्वपूर्ण कार्य राजस्थान राज्य को शिक्षा के समस्त पहलुओं के संबंध में परामर्श देना है। मुख्यमंत्री इसका चेयरमैन होता है। प्रधान शिक्षा मंत्री तथा उप शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं। शिक्षा सचिव 3 विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, राजकीय कॉलेजों के 2 प्रधानाचार्य एवं 3 एमएलए को इसका प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसमें दूसरा आता है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का राज्य ब्यूरो। इस ब्यूरो का अध्यक्ष प्रथम शिक्षा का श्रेणी का पदाधिकारी होता है। उसका परामर्शदाता होता है। मनोवैज्ञानिक तथा अन्य अधिकारी इसकी सहायता के लिए होते हैं। यह ब्यूरो निर्देशन के लिए परीक्षणों का निर्माण करती है तथा सामूहिक निर्देशन, वैयक्तिक निर्देशन इस आदि के लिए सेमिनार आदि की व्यवस्था भी करता है। फिर है राजकीय मूल्यांकन यूनिट। यह यूनिट बीकानेर में है। इसका क्यों बीकानेर में क्यों है यूनिट, क्योंकि इस यूनिट के बारे में जिस हम
के बारे में चर्चा करें, उसका मुख्यालय भी बीकानेर में है। इसका मुख्य अध्यक्ष उप शिक्षा संचालक होता है। इसकी सहायता के लिए मूल्यांकन अधिकारी तथा अन्य कार्यकर्ता होते हैं। यह यूनिट प्रचलित परीक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसमें सुधार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। इसके बाद में आती है माध्यमिक शिक्षा परिषद। इस परिषद की स्थापना सन 1957 में हुई थी। इसके सदस्यों की कुल संख्या 25 है। इसमें माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण रहता है तथा इसके द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाएं ली जाती हैं और परीक्षाओं का पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। राजस्थान में शिक्षा का प्रशासन 3 स्तरों पर है, जिसमें पहला है राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासन। प्रारंभिक शिक्षा का काल 8 वर्ष का है। प्रारंभिक शिक्षा 2 भागों में विभाजित है, प्राथमिक तथा मिडिल। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक की शिक्षा है और मिडिल में 6 से 8 तक की शिक्षा है। अधिकांश प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के हैं, लेकिन मिडिल स्कूल में 6 से 8 तक का है तथा कुछ मिडिल स्कूल ऐसे भी हैं जहां 1 से 8 तक की कक्षाओं का प्रबंध है। राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा को लागू किया गया है। प्राथमिक स्तर पर एकाधिकृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। इस स्तर के विद्यालय शिक्षा विभाग, पंचायत समितियां, नगर पालिकाओं और महानगरों तथा राज्य सहायता प्राप्त निकाय द्वारा संचालित होते हैं। सन 1959 में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन का दायित्व पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का निरीक्षण करना, प्राथमिक विद्यालयों की गतिविधियों का जिला शिक्षा अधिकारी को परिचित कराना कि उन स्कूलों में क्या हो रहा है, परिचित कराना सेंस उनको रिपोर्ट देता है। पंचायत समितियों द्वारा राज्य शिक्षा से संबंध बनाए रखना, प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना, प्राथमिक स्तरों की कठिनाइयों को दूर करना, योजनाओं का व्यवहारिक रूप देना, सहायता देना, है ना, ये सारे कार्य जो हैं करती है। फिर शिक्षा प्रसार अधिकार का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। इसमें एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित करने का अधिकार राजस्थान के विकास आयुक्त को होता है। प्रत्येक पंचायत समिति में एक समिति होती है जो शिक्षा विकास की आवश्यकताओं एवं मांग को देखकर नवीन विद्यालयों की स्थापना तथा पुराने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव रखती है। इसके कुछ कार्य हैं जिसमें है विद्यालयों में शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने का प्रस्ताव समिति द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग कर प्रयुक्त किए जाने वाले विधि के अनुसार रखा जाता है। अपने क्षेत्र के विद्यालय विभाग में सुधारने का कार्य किया जाता है। नवीन शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाता है। प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब है राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण। प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात स्वतंत्रता से पूर्व ही उठ चुकी थी। सर्वप्रथम वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का संचालन स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाए। 1982 में हंटर कमीशन ने जो है कुछ सुझाव भी दिए थे। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया है। 1949 में प्रदेश में पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में विकेंद्रीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया, जिसमें पहला है ग्राम सभा, दूसरा है पंचायत, तीसरा है पंचायत समिति और चौथा है जिला परिषद। 11,000 प्राथमिक विद्यालय पंचायत समितियों के अधीन आ गए और अब 300 है ना। इसमें कुल जो था वो क्या था कि इसमें जो टोटल स्कूल थे उन टोटल स्कूलों में से 11,000 प्राथमिक विद्यालय तो पंचायत समिति के अधीन आ गए और 236 पंचायत समितियां हैं जो राजस्थान में हैं और इसमें 26 जिला परिषद तथा 60 ब्लॉक बनाए गए थे।
राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार। माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, अजमेर बोर्ड जो हम इसको कहते हैं, ये उसी के बारे में बात कर रही हूँ। इसमें सन 1957 में स्थापित यह बोर्ड शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त निरीक्षक, परीक्षा केंद्रों की स्थापना, संकाय एवं विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा का कार्य सम्मिलित किया गया है। इसके कुछ निम्नलिखित कार्य हैं, उसमें हैं बोर्ड नियमों एवं शर्तों के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, विद्यालय में निरीक्षण करता है, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करता है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है, प्रश्न पत्र तैयार कराता है, परीक्षा केंद्रों को चयनित करता है, परीक्षा बोर्ड का मूल्यांकन का कार्य भी करता है। इसके बाद में शिक्षा प्रणाली है इसकी कैसी है, इसकी 10th तक तो मिडिल हम जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद 10+2 है जिसमें 11th 12th क्लास आती है, +3 है जिसमें एजुकेशनल कोर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आप BA वगैरह कर रहे हो। तो इसमें 10+2+3 की जो है वो पाठ्यक्रम इसमें संचालित है। इसकी संरचना भी वही है कि इसमें स्कूली 12 वर्ष की अवधि होती है, जैसे हमारे एज यूजुअल स्कूल लाइफ में जो स्कूल चल रहे हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इनमें परिवर्तन किए गए हैं, वो परिवर्तन उच्च स्तर के किए गए हैं, क्योंकि इसके साथ में ही अगर किसी बच्चे के फिजिक्स है और उसको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, नई शिक्षा नीति प्रणाली के अनुसार बता रही हूँ, तो वो साइंस में म्यूजिक भी ले सकता है, जबकि म्यूजिक किसमें आता है, आर्ट का विषय है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं। अब वो कब फॉलो होती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो के साथ में आपको कुछ असाइनमेंट दिया जा रहा है, आप असाइनमेंट समय पर जमा कराइए, क्योंकि आपकी शाला में महाविद्यालय में जो है उपस्थिति उसी के आधार पर दर्ज की जाएगी। इसमें आपका पहला प्रश्न है, ये टॉपिक जो है लास्ट यूनिट है, हमारी फर्स्ट यूनिट अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी सेकंड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, और आप इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है लास्ट वीडियो है ये हमारा, और ये इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट असाइनमेंट है। आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ताकि आप इन अवकाश का सही उपयोग कर सकेंगे, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो अति लघुरात्मक प्रश्न है कि शैक्षिक प्रबंधन एक विज्ञान क्यों है। शैक्षिक प्रबंधन में स्थानीय निकायों के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। लघुत्रात्मक प्रश्न है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में राजस्थान राज्य में शैक्षिक प्रबंधन को समझाइए। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं कौन कौन सी है। और इसमें लास्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा के विशेष संदर्भ में राजस्थान राज्य में शैक्षिक प्रबंधन की प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। इसके साथ में ही अब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। वो सेकंड यूनिट आपकी जो होगी वो संसाधनों से संबंधित होगी, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालयों में किस तरीके से राज्य शिक्षा है, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय शिक्षाएं कैसे आपस में सहसंबंधित हैं। विशेष हमने राजस्थान के संदर्भ में भी शैक्षिक प्रबंधन को पढ़ा कि कैसे पूरी चेन बनी हुई है, ये चेन किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, इस संगठन का ढांचा कैसा है, इसमें कौन सी परामर्शदात्री परिषदें हैं, उन परिषदों का क्या कार्य है, ताकि इन सब का मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम ये यूनिट को हमने पढ़ा। अब है कि हम शिक्षा व्यवस्था तो हमने सुधार ली, लेकिन अब संसाधनों का प्रबंधन हम किस तरीके से करें। अब नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कि विद्यालय का प्रबंधन का अर्थ, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका क्षेत्र कैसे होने चाहिए, उसके उद्देश्य क्या क्या है। हम अब नेक्स्ट यूनिट में इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।
आपके असाइनमेंट समय पर नहीं आ रहे हैं, आपके असाइनमेंट समय पर आने चाहिए ताकि आपकी महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज की जा सके। आपकी उपस्थिति विशेष मायने रख रही है, तो आप इस मैटर में थोड़ा सा सीरियस लेके वीडियो को देखें और इससे संबंधित असाइनमेंट को पूर्ण करें और असाइनमेंट पूर्ण करके दी गई ईमेल आईडी पर आप सेंड करके अपने कार्य का दायित्व का निर्वाह करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।